राम राम एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज 17th सेशन, 17वां सेशन। और 17वां सेशन हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, जिससे 18वां सेशन आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 49 टू द पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है, पूर्णतः विभाजित का मतलब जो रिमाइंडर है वो क्या होगा? शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर शेषफल होगा 0, उसे बोला जाता है पूर्णतः विभाजित। अब चलते हैं इसमें विभाजन में हमें चेक क्या करना है? चेक करना है हमें 49 टू द पावर 15, इसे डिवाइड करके हमें देखना है। अगर इसे हम 50 से भाग लगाते हैं, 50 से अगर हम भाग लगाएं, फर्स्ट नंबर है 50। 50 से जब हम इसे भाग लगाने जाएंगे तो 50 से इसको भाग लगाएंगे, 50 से कितना कम है? 1 कम है। अगर 1 और होता तो पूरी तरह से भाग चला जाता। 1 कम है, 50 से 1 कम है, तो यहां लिखा जाएगा -1 टू दी पावर क्या है? 15। -1 टू दी पावर 15 है। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? इसका रिजल्ट मिलेगा -1। अब देखो ये मिला -1 और क्वेश्चन में पहले से पढ़ा हुआ है एक बार -1, ये पढ़ा हुआ है -1, ये -1 क्या होगा? -2। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम 50 से भाग लगाने में ये कितना कम है? 2 कम है। तो होगा कितना एक्चुअली में? इसे रिमाइंडर लिखने में चले जाते हैं, पूरा भाग नहीं जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा? 50 - 2, क्योंकि 50 से हम भाग लगा रहे हैं, ये है 48। ये है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। इसका शेषफल 48 है, मतलब इससे तो भाग नहीं लग रहा है। 48 से हम जाते हैं, अब 48 से इसमें भाग लगाओगे 49 में, पूरा जाएगा, बचेगा कितना? 1 बचेगा। 1 का पावर 15 है, 1 की घात 15 है। अब +1 है तो पावर कुछ भी कर दो, आंसर क्या आना है? 1। और पहले से क्या है? -1, तो क्या बचा? 0। और 0 बचने का मतलब क्या है? भाग जा रहा है। तो हम बोलेंगे 48 से पूरी तरह से भाग जा रहा है। अब हम चलें 29, कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता भाग जाने का। 8 से हम भाग लगाएंगे, 8 छंग 48, बचेगा कितना? 1। वापस से वही कहानी बन जाएगी, 1 - 1, 1 की पावर कुछ भी करो 0। तो भाग किससे भी जाएगा? 8 से भी पूरी तरह से भाग जाएगा। 8 से जाएगा पूरी तरह से भाग, तो सेकंड और फोर्थ से जाएगा। मतलब अपना आंसर कौन सा बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, सेकंड एंड फोर्थ, ये अपना आंसर बनेगा। बस यहाँ पर सीखने और समझने की बात ये है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पावर 16 होता तो कहानी यहाँ पर क्या बन जाती? 50 से आप भाग लगाते तो क्या बचता? -1। और पावर अगर 16 होती या कोई सम संख्या होती तो ये -1 क्या हो जाता? +1 हो जाता। और पहले से -1 है, फाइनली क्या आता? 0। अगर इवन पावर होती तो ये कहानी होती। तो जब बड़ी संख्या से भाग लगाएगा तो हम पावर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ भी याद नहीं करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो भी आपका आंसर आप सीख जाओगे इसे आराम से। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है √3 टू द पावर 5 9² इज इक्वल टू 3 टू द पावर n इंटू 3 हो तो n का मान क्या होगा? n का वैल्यू पूछ रहा है और पूरा क्वेश्चन 3 में दे रहा है, 9 नहीं दे रहा है, तो हम इसे भी कन्वर्ट कर देंगे। तो ये √3 टू द पावर 5, तो इसे हम लिखेंगे 3 टू द पावर 5/2 इंटू, इसे क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब यही है, यहाँ 2 होगा और वो नीचे लिखा जाता है पावर में। अब यहाँ पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ भी पावर ऐड हो जाएगी, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ भी घातें जुड़ जाएंगी, और जो भी पावर आएगी वो आपस में क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ भी 3 की पावर रहेगी, यहाँ भी 3 की पावर रहेगी, इक्वल का साइन है। तो हम सीधे क्या करते हैं? यहाँ की पावर जोड़ के, यहाँ की पावर जोड़ के दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये 2.5, 5 का आधा और ये 4 बराबर में n, ये 1 और ये हाफ, ये होगा 1.5। 1.5 में से आके घटेगा, 2.5 में से 1.5 घटेगा, आके क्या बचेगा? 1। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। तो n = 5 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में वो है।
सी आंसर बनेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न में ये एक्सप्रेशन दे रहा है और इसमें p का वैल्यू दे रहा है 999। अब ये तो क्लियर है कि ये सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा है। फिर हमने क्वेश्चन की तरफ देखा, क्वेश्चन में वो थर्ड रूट दे रहा है, तृतीय मूल दे रहा है, और तृतीय मूल तभी दे रहा है, वो समझ रहा है कि अंदर क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, घन बनेगा, तभी तो घनमूल वो दे रहा है, तो अंदर क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। और सारी चीजें देखो प्लस दिख रही हैं, सारी चीजें प्लस दिख रही हैं, इसका मतलब जो फॉर्मूला बनेगा, अगर a प्लस बी के होल क्यूब के हिसाब से देखा जाए तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, या p और q के फॉर्म में लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन p के फॉर्म में दे रहा है। देखो अंदर अगर आप इस p का इंटू करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पी क्यू मिलेगा। मतलब p तो ठीक है, बस q को ढूंढना है, छिपा हुआ है, तो यहां हमने लिख लिया q का होल क्यूब, ये होगा p क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से ये बन रहा है, जबकि ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है इसी को लिख देते हैं अपन ले जाके, p क्यूब, फिर क्या है, और तो कुछ q के फॉर्म में है नहीं, 1 है, तो फिर अपन इसे 1 क्यूब लिख लेते हैं q की जगह पर, प्लस p का अंदर इंटू करोगे तो 3p स्क्वायर, q की जगह क्या है 1 है, फिर p का यहां करोगे 3q, 3 ये p क्यूब होगा, p की q स्क्वायर। अब देखा हमने p की जगह क्या है p और q की जगह क्या है 1, देखो q की जगह 1, यहां q की जगह 1, यह आ जाएगा 3p, q की जगह 1, ये 1 स्क्वायर, q की जगह 1, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक्चुअली में क्या दे रहा है, ये दे रहा है हमें थर्ड रूट ऑफ p की जगह p और q की जगह 1 का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला ये हट जाएगा, क्या बना, p प्लस 1, और p प्लस 1 का मतलब है 999 और 1, 999 और 1 मतलब 1000 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस, और ये इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही है। इस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर हमने क्वेश्चन शामिल किया था। तो 42 यदि अंदर है तो इसे हमें ब्रेक करना है, इसे तोड़ना है दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में। क्रमागत संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में 6 × 7 सभी से बनेगा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप लोग, 6 × 7। अगर यहां पर प्लस होता ये आंसर बन जाता, अगर प्लस होता, लेकिन माइनस होगा तो आंसर बनेगा 6। तो फिलहाल अपना आंसर क्या होगा 6, अगर बीच में प्लस लगा होता तो 7। और बेसिक यदि चाहिए तो पुराने वीडियोस आप देखेंगे, आपको बेसिक मिल जाएगा, अच्छे क्वेश्चंस का बेसिक मिल जाएगा, समझाया आपने। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। अब आप लोगों की जो याद करने की रेंज है, हो सकता है कि 25 ज़्यादातर लोगों की होगी, कुछ की 30 होगी, और बहुत अच्छा याद करके रखा है 40 है, लेकिन ये रेंज बहुत ऊपर निकल गई है। तो इसे कैसे समझना, और हमने कई बार इसके क्वेश्चन करवाए हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार हम इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन शामिल करके चलते रहते हैं। तो इसके किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को चेक करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है यूनिट डिजिट, पहला तरीका है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। दूसरा तरीका हमारे पास है लास्ट 2 डिजिट, दूसरा तरीका है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तीसरा तरीका हमारे पास है डिजिटल सम, आंकिक योग, डिजिटल सम, डिजिटल सम, आंकिक योग। अब एक एक करके हम चेक करते हैं। यूनिट डिजिट में क्या होगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। 2, 3, 7, 8 लिख लेना अपनी कॉपी में। लास्ट 2 डिजिट आप सोचकर देख लेना, लास्ट 2 डिजिट। अब इस पर देखते हैं अपन, ऑप्शंस देखते हैं इसके। लास्ट डिजिट यहाँ 2 पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ 8 पॉसिबल ही नहीं है, 9 हो सकता है, 4 हो सकता है। चलो 2 ऑप्शन तो हटे, आधी बाधा हटी। अब तुक्का मारने पे भी जाएंगे तो हाफ पे पहुंच गए। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट होता है किसी भी होल स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट आते हैं हमेशा 1 से
25 तक की संख्या के वर्ग के आखिरी के 2 अंक। ये क्या बोल दिया सर ने, फिर से बोलते हैं इसको और फिर तो 2-4 एग्जाम्पल देते हैं जिससे ये कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट 2 डिजिट, होल स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर आप देखने जाओगे तो वो 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग में से ही रहते हैं। एग्जाम्पल, आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकालें, यदि दूसरा मोबाइल है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो बंद करके आप चेक करेंगे। जैसे आपसे बोला गया आप 493 का स्क्वायर करें, आप 493 का स्क्वायर करेंगे। अगर वैदिक मैथ से इसको देखा जाएगा तो इसे सॉल्व किया जाएगा 500 के कितने पास में ये संख्या है, 500 से कितना कम है, 7 कम है, 7 का वर्ग होगा 49। देख लेना इसके लास्ट डिजिट होंगे 49, और 507 का भी देख लेना, इसके भी लास्ट डिजिट 49 होंगे। 593 का भी देख लेना, इसके भी 49 होंगे। 393 का देख लेना, इसका भी 49 होगा। 407 का देख लेना, इसका भी 49 होगा। ये बेसिक है। यदि तुमसे बोला गया 423 का बताओ तो 423 400 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। 23 का कितना होता है, 529 होता है। तो इसका क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट 29 आएगा। 529, 500 से कोई मतलब नहीं है, लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, 29 आएगा। करके देख लेना आप लोग, कितना भी करके देख लेना। 50 के आसपास देखोगे, जैसे हमने देखा 659, 659। अब ये 650 के पास में, 650 से कितना ज़्यादा है, 9। 9 का वर्ग कितना, 81। इसका स्क्वायर करके देख लेना, लास्ट 2 डिजिट 81 होगा। ये वैदिक मैथ्स का पार्ट है। तो यहाँ हम जो लास्ट 2 डिजिट है वो 1 से 25 तक के वर्ग में से लेते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा आपको समझा दिया जिससे आप इन चीज़ों को ना भूलें। अब चलते हैं अपन इसको देखते हैं 1 से 25 तक में। 99 1 से 25 तक में किसी संख्या के वर्ग में आता है, नहीं आता है। आंसर आ गया हमारा। हमने इसे आगे से सॉल्व नहीं किया, लेकिन जो एलिमिनेशन मेथड है उससे अपना आंसर आ गया। लास्ट है डिजिटल सम, ये भी समझा देते हैं, भले आंसर आ गया अपना। डिजिटल सम हमसे बोलता है कि अगर किसी भी संख्या का आंकिक योग निकाला जाएगा, संख्या को जोड़ जोड़ कर अंक तक पहुंचा जाएगा, तो वो आना चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या में आता है 1, 4, 7 और 9। ये हमेशा 1, 4, 7 और 9 ही आता है। हम चेक कर लेते हैं अपना आंसर। 9, 9, 9, 27 और 8 35 और 2 37 और 4 41 और 4 45। ये जोड़कर आ रहा है 45, लेकिन जोड़ेंगे 45 तो एक संख्या है, वापस से जोड़ा 4 और 5 कितना आ रहा है, 9। हाँ, ये एक अंक है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या का आंकिक योग हो सकता है। तो 9 आ रहा है, तो ये अपना क्या बन रहा है, सभी रूल्स को ये फॉलो कर रहा है, तो ये होल स्क्वायर हो सकता है। बाकी 3 हो ही नहीं सकते, इसलिए उनको हटा दिया। याद रखना, सकता है बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन करवाए थे, उसमें जो ये रूल्स हैं 3 ऑप्शन में फॉलो हुए थे, वहां हमें सॉल्व ही करना पड़ा। तो यहां पर हटाने के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है और जनरली हट भी जाते हैं। वो एक क्वेश्चन मिला था, एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। अगर इसे बहुत सीधे सीधे फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए, अगर 100 रुपये प्रिंसिपल था तो ये बढ़ के कितना हो गया, 400। मतलब इस पर इंटरेस्ट कितना मिला, 300 मिला। तो फॉर्मूला यदि हम लगाएं, SI मतलब 300, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। R 15% है, तो ये टाइम हमसे निकालना है। इससे काट देंगे 100, 15 से 30 को काटोगे, ये 3000 क्यों लिख दिया हमने, 300 है, काट देते हैं, पेन अपने पास। हाँ, तो ये 300 15 से काटोगे, 30 को 2 बार कटेगा, तो टाइम आ जाएगा 20 वर्ष। फिर उसके बाद यदि हमें देखना है 15-15 के हिसाब से, ये बेसिक क्वेश्चन है, किसी भी तरह से इसकी गर्दन को मरोड़ा जा सकता है, किसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक साल में प्रति वर्ष 15%, 100 पे कितना मिल रहा है, 15। कितना चाहिए, 4 गुना कर रहा है मतलब 300 चाहिए। तो एक साल में 15-15 से n साल लगे और ये मिलाकर कितना हो गया, 300। तो n बराबर कितने साल लगे, 20 साल। इस तरह से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे भी सॉल्व करें, बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, तैयार रहना।
सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी कि ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। जो कोस्टल एरिया में थोड़ा बहुत गए हैं वो इस बात को समझते हैं कि इस तरह से बेचा भी जाता है सुखाकर। सुनीता 1500 किलोग्राम ताज़ा मछली 25 रुपये किलो के भाव से खरीदकर उनको सुखाकर 80 के रेट से बेच देती है। इससे उसको कितना प्रॉफिट होगा ये देखा गया है। तो पहले तो हम देखें उसने उसको खरीद कितने की पड़ी, तो खरीदने जाती है वो, कॉस्ट प्राइस उसकी हम देखें, खरीदने कितना 1500 किलो खरीदती है, कितने के हिसाब से 25 के हिसाब से। इसे आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका बनेगा 37,500, 37,500, 375 आ जाएगा ये गुणा करके, और 2 जीरो पहले से है, 37,500 उसको खरीद पड़ी, इतना पैसा उसने लगाया, ये पैसा लगाया। फिर उसके बाद अच्छी चीज़ ये है परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा पूछ रहा है। अब अपन जाएं कि वो 1500 किलो लेकर तो आई लेकिन भार बचा कितना, तो उसका जो भार बचा वेट, अच्छा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भार बोला जा रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर जो टर्म यूज़ करना था, चूंकि हमारे में साइंस भी है तो जो टर्म यूज़ करना था ना वो करना था द्रव्यमान, द्रव्यमान यूज़ करना था। द्रव्यमान होता है मास, द्रव्यमान होता है मास, ये m, ये लिया जाता है किलोग्राम में। तो 500 का कितना बचेगा, सॉरी 1500 का बचेगा, 3 से भाग लगाओगे ये बचेगा 500 kg। इसमें जो टर्म आ गया था उसका क्या मीनिंग है, वो आ गया W, W इज इक्वल टू होता है mg। कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण में अपने द्रव्यमान पर कितना बल अनुभव करती है या उस पर कितना लगा हुआ बल फील होता है उसे कहा जाता है उसका भार, और इसे बताया जाता है, मेजर किया जाता है न्यूटन में, इसे न्यूटन में मेजर किया जाता है। तो भार यहाँ पर एक्चुअली में टर्म यूज़ नहीं करना था, W इज इक्वल टू mg होता है, ध्यान रखेंगे हम, जो लिफ्ट वगैरह में कारगर होता है, जो वर्क फोर्स वगैरह हम पढ़ेंगे वहाँ कारगर होता है। अभी चलते हैं, 500 किलोग्राम आ गया। अब बेचने जाती है सुनीता, बेचने गई 500, किस रेट के हिसाब से बेचा, उसने बेचा 80 के हिसाब से। तो 8 पंजे 40 और 2 जीरो पहले से थी, 3 जीरो पहले से थी, बेच दिया उसने 40,000 का, 37.5 में खरीदा, 40 में बेचा, बचा कितना लिया उसने, 2,500 रुपये बचा लिया। यही उसका बचत है, सेविंग है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति x 100 रुपये की एक साड़ी को 10% के लाभ पर y को बेचता है, y उसी साड़ी को 10% की हानि पर z को बेचता है। बहुत ही शरीफ सा क्वेश्चन है, ये पहले पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चन। 100 रुपये में ये x से कहानी शुरू हुई और x ने कितना 10% लाभ पर, 100 का 10% कितना 10, ये किसको दे दिया, y को, y ने 10% हानि उठाई, 10% कितना होगा, 1 जीरो हटाओ 10%, 1 जीरो हटाए 10% मतलब 11, 11 हानि हुई, 110 में से 11 घटाओगे तो बेची कितने पे, 99 पे। ये पहुंची z के पास, वो बोल रहा है z उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है, 99 में खरीदता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हमारा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से भी सॉल्व करते, 2 बार चेंज हुआ, एक बार 10% बढ़ा, एक बार 10% कम हुआ, उससे भी आपका आंसर यहाँ पर आ जाता। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाई। हानि किस पर होती है, कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होती है, 100%। हानि हो गई 10%, मतलब उसमें से भी चला गया, 100 में से 10 चला गया तो बचा कितना कॉस्ट प्राइस का, 90%। ये 90% कितना है, 810। हालांकि ये दिख रहा होगा 900 में से 10% गया है, ये 810 बचा है, 900 कॉस्ट प्राइस है, दिख रही है। लेकिन अब हमारे पास पैनल है, बोर्ड है, तो हमें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। आपको ये पहले से पता है और हमें भी पता है कि आपको पता है ये बात, लेकिन बता रहे हैं हम। फिर 90% ये हो गया। हमसे क्या बोल रहा है, अब अपन सीधे ही चलते हैं। तो उसे कितने 1035 में बेचेगा तो कितना होगा, 810 कितने हैं, 90% है। हम सीधे निकालते हैं, अब इसको यूं ले चलते हैं, 1 रुपये निकालेंगे, 1/90% बटा 810 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, 1035, तो सीधे हम 1035 पर चलते हैं। ये हो जाएगा 90 और नीचे कितना 810, और कितना चाहिए था हमें, 1035। उम्मीद है इसमें किसी को समस्या नहीं रही होगी। 1 निकाला, यहाँ आ गया,
1035 से दोनों तरफ गुणा कर दिया तो 0 काट देते हैं, बड़ा मजा आता है। 9 से इसको काटा 9 बार, 9 से इसको काटोगे कितनी बार, ये कटेगा 9 एकम 9, फिर 13 हो जाएगा, 9 एकम 9, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 115%। ये 115% है, वो भी किसका, कॉस्ट प्राइस का। 115% का मतलब क्या है, 100 कीमत और 15 लाभ, 15% का क्या है यहाँ पर, लाभ। ऑप्शन नंबर डी ये आंसर बन जाएगा। देखो आपको दिख रहा था, वो भी एक तरीका था, तो हमें लगा कुछ नया बताना, ये हमने बता दिया, आपको समझ गए होंगे आप लोग। एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5, 7, 8 है। और अनुपात हम आप लोगों को कई बार समझाए हैं, अनुपात का सीधा मतलब होता है सरलतम रूप में तुलना करना। इस अनुपात को लिखने में आप लोग ध्यान रखना, बस इस अनुपात को लिखने में तीनों को किसी विशेष संख्या से काटा गया होगा। जब हम उस HCF पढ़ाते हैं तब हम बताते हैं वो जो विशेष संख्या होती है ना, वो होती है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वहां हम सीधे ले लेते हैं समझ के आधार पर, यहां पर नहीं दिया है हमें। और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है हमसे इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% तथा 75% वृद्धि करने के बाद नया अनुपात क्या होगा। एग्जैक्ट संख्या की कोई बात ही नहीं है। अगर सिर्फ अनुपात की बात है तो हम इन्हें क्या ले सकते हैं फिर, 50, 70 और 80। इससे हमारे अनुपात में कोई भी चेंज नहीं होगा, सभी जीरो कट जाएंगे और परसेंटेज में भी हम इजीली बढ़ा पाएंगे। निकालना है 40%, 50 का 40% निकालोगे कितना आएगा, 20, बढ़ा दोगे 20, 70, 70 का 50% मतलब आधा बढ़ाना है, 35 बढ़ाना है, ये हो जाएगा 105। 80 का 75% बढ़ाना है, 75% कितना होता है, 60, प्लस 60 करोगे 140। अब देखो 70 की तरफ 105 और 140 तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 35 की टेबल में आते हैं। तीनों को 35 से काटोगे तो रेशियो आ जाएगा 2:3:4, 2:3:4। ऑप्शन नंबर ए ये आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। एक भिन्न है जिसमें अंश और हर होते हैं, इसे बोला जा रहा है 5/8 के तुल्य। इसके हर तथा अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में कितना अंतर है। फिर से रेशियो हम इसे मान सकते हैं, फ्रैक्शन दे रहा है तो हम रेशियो मान लेते हैं। यहाँ पर रेशियो भी इसी तरह से लिखा जाता है, रेशियो है 5/8। ये सॉल्व करके आया है, ये कुछ भी था, इसमें गुणा किससे था, किससे काट दिया, दोनों को x से काट दिया, तो x से वापस गुणा कर देंगे तो ये संख्या मिल जाएंगी। ये संख्या है, पहले थी 5x और ये थी 8x, तो पहले दोनों मिला के कितनी थी, 8 और 5 13x थी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13x नहीं थी, 91 थी। तो x बराबर कितना था, x बराबर था 7। अगर x बराबर 7 था तो ये कितनी थी, 35, और ये कितनी थी, 8, 7, 56। लेकिन क्या जानना चाहता है, हर और अंश में अंतर। हर और अंश में कितना अंतर है, देखो 5 और 8 में कितना अंतर है, 3। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 3 बराबर 21। ऑप्शन नंबर बी। सभी को क्लियर है। चलते हम आगे। 5/8, फिर से 5/8, ये भी 5/8, ये भी 5/8। ये जानबूझकर नहीं लिया हमने, ये आ गया बस ले लिया। देखते हैं क्या समझाना था हमें इसमें। 5/8 एक डैश 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 भिन्न है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। 5/8 क्या है, 5/8 फिर से यहाँ एक भिन्न के तौर पर देख रहा है। अब हम चलते हैं इसको भिन्न के तौर पर देखना। भिन्न को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को यदि हम देखें, जो बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा में फ्रैक्शन आपने टर्म सुना होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ऐसा हो गया, सेकंड के कुछ हिस्से में ही ऐसा हो गया, फ्रैक्शन ऑफ टाइम, टाइम का कुछ हिस्सा। तो यहाँ पर जब फ्रैक्शन टर्म का डेली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, इंग्लिश में खास तौर से, क्योंकि इंग्लिश का ही वर्ड है फ्रैक्शन, तो वहाँ उसका मीनिंग होता है पार्ट या हिस्सा। तो यहाँ फ्रैक्शन का मतलब क्या है, पार्ट या हिस्सा। ये पार्ट या हिस्सा किस तरह से बताया जाता है, तो
अगर हिस्से को बताना है तो यहाँ बताया जाता है 5/8 ये लिखा है, इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पर 8 में से 5 की बात की जा रही है, नीचे लिखा होता है टोटल और ऊपर होता है गिवन या जिसके बारे में बात की जा रही है। नीचे टोटल और ऊपर होती है इंफॉर्मेशन। तो 5 की इंफॉर्मेशन या 5 को बताया जा रहा है कितने में से, 8 में से, ये बताया जाता है। ये एक्चुअली में फ्रैक्शन का तरीका होता है। जैसे आपके टेस्ट में मार्क्स हो वो किस तरह से आते हैं, 8 में से मान लो 8 नंबर का टेस्ट था, 5 नंबर आए। तो ये लिखने का तरीका कैसा है, इसी के आधार पर फ्रैक्शन को टाइप्स में बांट दिया जाता है। ये लिखने का तरीका कैसा लग रहा है, बिल्कुल सही तरीका लग रहा है। पार्ट्स अगर लिखना है तो इसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। जब हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, x/y, y इज ग्रेटर देन x, ऐसा कहा जाता है। और ये आपको समझा दिया क्यों कहा जाता है, ये ए। दूसरा अनुचित भिन्न, ऐसा है, यहां पर कहानी ऐसी है इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है अनुचित भिन्न, क्या होगा, अगर हम इसको यूं बोल दें 8/5 बोल दें, 8/5। अब क्या लग रहा है, 5 में से 8 नंबर है, 5 हिस्से में से 8 हिस्से दे दो, 5 रुपए में से 8 रुपए दे दो, ऐसा ये इसका मीनिंग होगा। फ्रैक्शन में तो यही मीनिंग होगा ना, हिस्से में तो यही मीनिंग होगा, 5 में से 8 हिस्से दे दो। तो कैसा लग रहा है, बहुत ही अजीब और बेकार लग रहा है, उचित नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, इसे कहा जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जब x/y में x इज ग्रेटर देन y हो। फिर उसके बाद तीसरा यहां पर मिश्रित लिखा है, अगर इसे सॉल्व कर दें, अगर इसे सॉल्व कर दें, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 सही 3/5। 5 से भाग लगाओगे, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, इस तरह से लिखा जाता है 1 3/5। और इसका मीनिंग होता है, इसे लिखा जाता है 1 + 3/5। और हम ये सिखाते ही हैं कि इसे इस तरह से लिखा जाता है। और ये किस में लिखा है, प्लस करके लिखा है, फ्रैक्शन के साथ में मिलाकर लिखा है, मिश्रित करके लिखा है, इसलिए इसे कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्योंकि इसमें ये जो पार्ट है वो अलग है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट हो जाता है। इम्प्रॉपर को हमने अलग कर दिया, इसलिए इसे बोला जाता है, मिक्स करके हमने इसे लिख दिया, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। यहाँ हमारा आंसर आ गया उचित भिन्न। तो जो समझाना था हमने समझा दिया आपको। अब चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में यहाँ पर एक थ्योरम हमें समझानी थी जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन दिख सकता है, नंबर ऑफ पेपर्स होंगे तो मे भी दिख जाए। अभी तो नहीं दिखा था, 2018 में एमपी टेट में, सी टेट में तो हाँ यूपी टेट में पूछा गया 2018 में। चलिए, संलग्न चित्र में PAQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करता है। PAQ एक स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है एक, और तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। तो एक थ्योरम हम देखते हैं, एक थ्योरम है, सर्कल में उसको पढ़ाया जाता है जब टेंजेंट वाले टॉपिक में, वो है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय, एकांतर खंड प्रमेय, एकांतर खंड प्रमेय। ये क्या बोलती है, ये बोलती है यदि कोई स्पर्श रेखा बन रही है और इसके साथ में कोई त्रिभुज बन रहा है तो स्पर्श रेखा पर बना कोण, स्पर्श रेखा पर बना कोण उसके स्पर्श रेखा के एकांतर त्रिभुज के विपरीत कोण के बराबर होता है। सर ये तो बहुत लंबी सी लाइन होगी, तो आप समझना इसको। जैसे यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 70, ये बन रहा है त्रिभुज किससे, ABC, लेकिन एकांतर, एकांतर मतलब एक लाइन के अंतर से देखा जाता है। तो ये तो इसके पास में ही हो गया, तो इसको तो छोड़ो, इसके अपोजिट, इसके एकांतर में ये त्रिभुज आ जाएगा CDA, और CDA में जो एंगल होगा इसके बराबर वो होगा एंगल D।
इस तरह से इसे ध्यान रखना होगा। इसे कहा जाता है एकांतर खंड प्रमेय। तो यहां से 70 से ये एंगल बन जाएगा 70। अब हम देखते हैं ये एकांतर खंड प्रमेय यहां पर सीधे सीधे दिखेगी आपको, स्पर्श रेखा के साथ में एंगल दिया होगा, आप लिख लेना वहां पर नोट करके, स्पर्श रेखा के साथ में एंगल यदि दिया है तो एकांतर खंड प्रमेय लगेगी। सर अब हम चलें, पूछ क्या रहा है, चक्रीय चतुर्भुज है CAQ, ये तो दे ही रहा था, A से B और B से C वो पूछ रहा है, A से B और B से C, ये एंगल वो पूछ रहा है। अब ये भी एकांतर है किसका, इसका, एकांतर खंड प्रमेय लग रही है इसमें, लेकिन ये पता नहीं है, ये हमें पता कैसे चलेगा, इस पूरी लाइन पर बनेगा 180, ये 70 है तो ये कितना 110, ये 110 तो ये भी कितना 110, बस लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। आगे आंसर अपना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हाँ हो सकता है बाहर से शादी की आवाज़ आ रही है, शादी का माहौल है, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो जिससे इस तरह से आपकी भी बारात आए और जाए। चलो, यदि त्रिभुज ABC की AD माध्यिका है और AC पर P, त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ड्रॉ करते हैं हम, फिर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये हमने बना लिया, ट्रायंगल ABC बना लिया। अब जैसा बोलता जाएगा वैसा अपन थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो पता चलते जाएगा। AD माध्यिका है, A से माध्यिका ABC खींच लिया, ये अपन ने ABC खींचा, A से माध्यिका खींच ली, ये माध्यिका खींच ली B और D, ये खींच ली माध्यिका D, और AC पर AC, ये AC है, AC पर कोई बिंदु P इस प्रकार लिया जाता है, इस पर कोई भी पॉइंट ले रहे हैं वो P, मान लो ये वाला पॉइंट यहां ले लिया अपन ने, कहीं पर भी लेना था, वो बोल रहा है A से D और D से P, A से D और D से P, A से D और D से P, ये मिला दिया हमने लहराते हुए, थोड़ा सा नीचे जा रहा था पर ऊपर कर दिया अपन ने, हो गया है। A से D, D से P, क्षेत्रफल ABD। अब देखो माध्यिका डाली, जब आप माध्यिका पढ़ाया गया आपको तो माध्यिका में समझाया गया, 12-13 प्रॉपर्टीज थी, बहुत अच्छे से उनको समझाया था। माध्यिका में आपको समझाया कि माध्यिका का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि यहाँ रेशियो 1:1 बन जाता है। ये रेशियो 1:1 बना तो आपको ये क्लियर हो गया कि यहां क्षेत्रफल बराबर बराबर है, और वो बोल रहा है ABD कितना है, नीचे वाला ABD, A से B और B से D, ये पूरा पार्ट, यहां पार्ट्स के आधार पर हिस्से, क्योंकि अनुपात अभी समझाया है, ऊपर वाला ये 2 हिस्सा है, नीचे वाला 3 हिस्सा है, तो ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा है 3, और ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा है 2। अगर ये हिस्सा 3 है, ये हिस्सा 3 है और ये हिस्सा 2 है, तो आपको समझ में आएगा ये पूरा हिस्सा 3 है तो ये पूरा हिस्सा भी 3 होगा, तो ये हिस्सा कितना होगा 1, ये हिस्सा बनेगा आपको 1। अब क्लियर होगी कहानी आपको, जैसा वो पूछेगा वैसा हम बता पाएंगे। PDC, P से D, D से C कितना 1 हिस्सा, अनुपाते ABC पूरे का 3 और 2 5 और 1 6, 1 अनुपाते 6, 1:6, 1:6, ऑप्शन नंबर C, ये आंसर बनेगा अपना। सब समझ में आ गया आपको, पता चल गया हमें। चलते अपन 15 क्वेश्चन पे। ट्राइंगल PQT, PQT में PQ बराबर PT है, तो अपन ट्राइंगल बना लेते हैं PQT। ये बना लिया अपन ने ट्राइंगल PQT। इसमें बोल रहा है PQ बराबर PT है, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, अच्छी बात है। बिंदु R और S भुजा QT पर इस प्रकार हैं, R और S इस पर हैं, QT पर इस प्रकार हैं, P से R पर और P से S पर जो लाइन खींची वो कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ये PR और ये PS, ये दोनों पार्ट बराबर हैं। जब हम इस तरह की लाइन खींचते हैं तो बार बार हमें याद आता है, सर ने कई बार इस लाइन को बोला है कि यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 कोण भी बराबर होंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 कोण और 2 भुजाएं दोनों बराबर होते हैं, जो भुजाओं के साथ में एंगल होते हैं वो बराबर रहते हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है, याद आ गया हमें। तो अब हमें दे रहा है P से T और T से S, P से T और T से S, यहाँ एंगल दे रहा है वो 62 62 डिग्री, ये 62 डिग्री है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी क्या होगा 62 डिग्री होगा। अगला बोल रहा है R से P और P से S, R से P, R से P और P से S, ये दे रहा है हमें कितना
34 डिग्री 34 डिग्री, ये 34 डिग्री दे रहा है। अब बस इतनी जानकारी, और पूछ क्या रहा है, Q से P और P से R, ये वाला वो पूछ रहा है। रेड से बना देते हैं अपन, ये बना दिया अपन ने X, ये X अपन से पूछ रहा है। अब हम चलते हैं, ये X और ये मिला के अगर R के हिसाब से यहाँ देखा जाएगा तो यहाँ क्या बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है। तो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अब आपको पता है ये 34 है, ये दोनों बराबर है, तो ये एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर हैं। और पूरे त्रिभुज में अगर हम इसे y लिखें, इसे y लिखें, तो आप समझो y और 34 दोनों बराबर होंगे। तो y और 34 कितना होगा, 180, y प्लस 34 बराबर 180। 34 यहाँ जाके घटेगा, बचेगा 146 और ये होगा 2y। तो y बराबर कितना आ गया, दोनों जगह 73 आ गया, 73 आ गया, ये आ गया 73, ये 73, दोनों 73 आ गए। ये 73 अगर बाह्य कोण प्रमेय के हिसाब से देखा जाएगा तो ये 73 है, इन दोनों का योग मिलाकर कितना होगा, 73। अगर 62 यहाँ दे दिया तो बचा कितना, 73 में से 11 बचा। x प्लस 62 बराबर होगा 73, और यहाँ पर लिख लेना बाह्य कोण प्रमेय। बाह्य कोण का मान दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। आप लोगों के कान पक जाएंगे, अगर आप लगभग 30-35 लेक्चर देख लिए तो बहुत सारी थ्योरम्स आपको याद हो जाएंगी सीधे सीधे। हम रिपीट करते रहेंगे और हम इसीलिए रिपीट करते हैं, रिपीट की हुई चीज़ याद रहती है। 11 अपना आंसर हो गया। चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग हैं। तीनों भुजाएं अलग हैं, भुजाओं में से किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण होगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। भुजाएं अलग हैं तो जो त्रिभुज बनेगा वो भी कैसा होगा, विषम बाहु त्रिभुज उसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर विषम बाहु हमारे लिए सबसे इजी ऑप्शन है, क्योंकि न्यून कोण है नहीं, ए और बी दोनों, तो न्यून कोण तो कहा ही नहीं जा सकता। न्यून कोण और अधिक कोण, कोण के हिसाब से हमने वहाँ प्रॉपर्टीज देखी नहीं अभी, हायर मैथ्स में बिल्कुल मिलती हैं लेकिन हमने देखी नहीं अभी विषम बाहु। अब हम जाते हैं इन साइड्स को हम ध्यान से देखते हैं और हमें प्रॉपर्टीज याद आती हैं। भुजाओं में सर ने सिखाया है कि सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन दिखेगा, और कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल में आपको दो चीजें देखना है, दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा छोटा होता है। तो यहां पर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। जैसे इन दोनों का योग कितना आ रहा है, इन दोनों को मिला के आ रहा है 5, तीसरी से छोटा आ रहा है जबकि बड़ा होना था। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 3, जबकि ये तीसरी से छोटा होना था और ये आ रहा है बड़ा। तो ना तो ये पहली कंडीशन ना ये दूसरी कंडीशन, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं क्यों पॉसिबल नहीं होता है। आप सोचो 2 और 3 सेंटीमीटर की लाइन है, देखो ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, 2 और 3। ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी सी वाली जो लाइन होगी, ये 5 सेंटीमीटर से भी कम है। जब हम इसे नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जब पूरा हम 180 पर ले आएंगे तो ये 2 और 3 मिला के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम 5 पर जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। पूरी तरह से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो वैसा हम कर नहीं सकते, तो फिर हम क्या करें, इससे ये प्रॉपर्टी बनती है कि जो तीसरी भुजा है वो हमेशा कैसी होगी, 5 से, तीसरी भुजा 5 से हमेशा कैसी होगी, बड़ी होगी, सॉरी छोटी होगी, 5 से छोटी होगी। 2 और 3 5 से छोटी होगी। अब चलते हैं, हम समझ गए हैं n भुजा वाले बहुभुज के किसी एक शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के व्यंजक बताना है, क्या होगा। अब इसको हम बेसिक से समझते हैं, इसका सामान्यीकरण हम करते हैं। एक ले लिया हमने चतुर्भुज, एक ले लिया हमने पंचभुज और एक ले लिया हमने षटभुज। हालांकि इसका फॉर्मूला हम आप लोगों को सीधे सीधे सिखाते हैं याद करना, और याद करवा देते हैं हम। और जब फॉर्मूला बताया था तब थोड़ा सा उसका बेसिक भी बताया था, लेकिन रिपीट कर देते हैं, मानवीय प्रवृत्ति होती है भूल जाना, और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्वीकार करते हैं। त्रिभुज हमने बनाया, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में कर्ण होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम विकर्ण। ए से अगर ABCD, इसे हमने माना ABCD, ए से हमने विकर्ण खींचा
सी पर क्या और कहीं विकर्ण खींचा जाएगा? ए से डी को मिलाएंगे भुजा हो जाएगी, ए से बी को मिलाएंगे भुजा हो जाएगी। एक वर्टाइसिस का है एक शीर्ष से, यहां पर हमने शीर्ष पकड़ लिया बी, कोई भी पकड़ लो वही कहानी होगी। बी से ए को नहीं मिलाना है, सी को नहीं, क्योंकि ये तो भुजा है, ये मिलाया। फिर यहां पर ए बी सी डी किसी को भी ले सकते हैं, वापस बी को लिया, ये मिलाया और ये मिलाया। देखो और कहीं पर विकर्ण बनेगा, एक एक विकर्ण बढ़ता जा रहा है, मतलब कहानी कैसी चल रही है? सिमिलर चल रही है, किसी के गुणा में तो नहीं चल रही है। अब हम देखें क्या कहानी हो रही है। जब चार हैं तो विकर्णों की संख्या क्या आ रही है? एक। जब चार भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या एक। जब पांच भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या दो। जब छह भुजाएं हैं विकर्णों की संख्या तीन। विकर्णों की संख्या कितनी कम आ रही है? भुजाओं से तीन कम आ रही है, पता चल रहा है सीधे सीधे देखकर। 4 - 3, 5 - 3, 6 - 3। तो इसे अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे? n-3। और ये आपको बहुत सिंपल तरीके से कैसे आ सकता है कि कोई भी आप शीर्ष लेंगे, ये आपने शीर्ष लिया b, ये b शीर्ष से आप ना तो a शीर्ष को मिला सकते हैं ना c शीर्ष को मिला सकते हैं। मतलब कितने शीर्ष चले गए हमारे? 3 शीर्ष चले गए, बाकी से मिला सकते हो जितने भी हैं। 6 हैं तो 3 से मिला सकते हो। ये तीनों हटा दो, कितने बचे? 2। ये a है, a के पास में b और d हटा दो, बचा कितना? 1। इसलिए वहाँ पर हम सिखाते हैं कि कॉम्बिनेशन जब हमें बनाना होता है विकर्ण बनाने के लिए, इसके लिए सिर्फ 1 बचता है, इसके लिए 2 बचते हैं। अल्टीमेटली कितने होते हैं विकर्ण बनाने के लिए? कॉम्बिनेशन n-3। और ऐसे शीर्ष कितने हैं? इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। मतलब जितने शीर्ष हैं वहाँ से इतने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। लेकिन जब हम B से विकर्ण खींच रहे हैं F पर, वापस F पर जाएंगे तो B पर विकर्ण बनेगा। ये विकर्ण क्या है? डबल हो रहा है। तो हमें इसे क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। 2 बार गिनती नहीं करते। इसलिए किसी भी बहुभुज में अधिकतम विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n × n-3/2। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व किया जाता है। आप याद रखेंगे अगर एक शीर्ष का आता है तो क्या बनेगा? n-3। तो उम्मीद है आप बेसिक भी सीख गए हैं इसका और ये रिलेशन भी आप सीख गए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है PQR और TQR एक ही आधार पर QR पर तथा QR के एक ही ओर बने हैं। तो QR आधार है तो हम ये QR खींच लिए Q से R, और कौन सा बन रहा है? PQR बन रहा है। तो P अपन बना लेते हैं पहले, ये लहराता हुआ बना लिया अपन ने। फिर उसके बाद बोल रहा है PQ यहाँ आ गया तो T कहीं यहीं पर होगा, T भी बना लिया, कुछ भी बना लिया अपन ने, ये यहीं मिल रहा है, तुम ज़बरदस्ती इसको पकड़ के यहाँ मिला देना। तो अब बोल रहा है एक ही ओर बन रहे हैं, बना दिया एक ही ओर, ये P हो गया, ये T हो गया। PQ बराबर TR, PQ बराबर TR लिख लेते हैं अपन, PQ बराबर TR, और फिर PR बराबर TQ। अब क्या बचता है? PQ होगा, PR हो गया, QR बचा है, QR बचा है। तो यहाँ पर क्या बचा है? T हो गया, R हो गया, R और Q। अच्छा वो तो कॉमन ही है, R और Q तो कॉमन ही है, QR RQ वो तो कॉमन है दोनों में, वही बचा था। अब बोल रहा है वो कि इसकी सर्वांग समता को कैसे लिखा जाए। अब सर्वांग समता कैसे लिखें? सर्वांग समता में हमें ध्यान रखना पड़ता है जो संगत हैं उनका हमें ध्यान रखना है, वो वर्टाइसेस हमें लेनी पड़ती है। कौन सी भुजा किसके संगत है बराबर में? तो PQ यहाँ PR, देखो दोनों में पॉइंट कौन सा कॉमन है? दोनों में पॉइंट कॉमन है P। तो यहाँ पर अगर हम ट्राइंगल में से P हिस्सा ले रहे हैं तो यहाँ कॉमन कौन सा पॉइंट है? T। तो यहाँ पर सर्वांग सम के बाद ट्राइंगल में कॉमन हिस्सा T। यहाँ P के साथ क्या है? Q। यहाँ T के साथ क्या है? R। अब क्या बचा? PQR TR क्यूब। ये सर्वांग सम, और इसका हमने जो डायग्राम है उसका कोई भी यूज़ नहीं किया। ऐसे माहौल बनाया जा रहा था, एक ही ओर अगर विपरीत ओर हो गए तो कुछ और हो जाएगा, इसका कोई यूज़ ही नहीं रहा है, सिर्फ इससे लिखा जा सकता है वो। तो यहाँ हम देखेंगे PQR TR क्यूब, ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी में एज इट इज़ लिखा हुआ है PQR = TR क्यूब, ये आंसर बनेगा। 2012 में पूछा था ये प्रश्न।
चलते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है, 11 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर एक आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर। अब एक टुकड़ा ले रहा है पेपर का इस साइज का। यहाँ ये एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, ये ले लिया 4 और ये ले लिया 11। 4 और 11 इस तरह से ले लिया। ये 4 है और ये 11 है हॉरिजॉन्टली। अब वो क्या बोल रहा है, इससे आयताकार पेपर के टुकड़े को मोड़कर बिना दोहराव के एक बेलन 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बनाया जाता है। मतलब इसे क्या रखना है, इसे ऊंचाई रखना है। तो इस तरह से अपन इसे फोल्ड कर देते हैं। ग्लास वगैरह बनाने का किसी भी तरह से अपन मान लें, ये बनाया, ये इसकी हाइट एज इट इज रही। और ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा आया, ये किससे बना, इस पार्ट से बना, इस 11 से बना। तो ये 11 किस में कन्वर्ट हुआ, 2πr में, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, h में। देखो ये पूरा इसे इस तरीके से मोड़ दिया, इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो अब चलते हैं हम इसे सॉल्व करने। ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये बन जाएगा, ये 2πr इज इक्वल टू 11 है और ये 4 सेंटीमीटर है। हमें क्या चाहिए, देखते हैं, हमें चाहिए इसका आयतन। आयतन चाहिए तो r निकालना पड़ेगा। तो 2π की जगह 22/7, r फाइंड आउट करना है 11 से ये 2 टाइम्स ये आ जाएगा 7/4, 7/4। अब सॉल्व करने जाते हैं। πr²h, πr²h, पाई की जगह 22/7 और फिर उसके बाद r की जगह 7/4, 7/4 इंटू, और क्या हो जाएगा इसमें h, πr²h, h कितना दे रहा है 4, 4 से 4, 7 से 7 कट जाएगा, ये बचेगा 2 से और काट दो, 2 बचा और ये बचा 11, 77, 77 का हाफ, नीचे 2 है तो आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी ये आंसर बनेगा हमारा। इजी क्वेश्चन था, बस स्टार्टिंग ही समझनी थी। 20वां लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का। यदि किसी वर्ग की एक भुजा a है तो इस वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के अंदर क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। ये वर्ग बना दिया हमने, इसके अंदर बनाना है हमें वृत्त, ये बना दिया। अब ये बनाया और यहाँ पर हमने बनाया इस वृत्त का व्यास। तो हो सकता है ये किसी को ऐसा भी लग सकता है, ये तो भुजा के बराबर है पूरा व्यास, क्योंकि ये जो साइड है ये एज इट इज उठा के यहाँ पर रखी हुई है। तो ये होगा 2r इज इक्वल टू क्या है, a। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। क्या पूछ रहा है, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। πr², पाई एज इट इज, r की जगह कितना, a/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा πa²/4, πa²/4, नीचे 2, e की ऑप्शन है, नीचे 4 का आंसर। अब चलते हैं पेडागोजी पे। पेडागोजी में वो क्या बोल रहा है हमसे, सबसे पहला क्वेश्चन पेडागोजी में, मैथ्स पेडागोजी, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ये किसका था स्टेटमेंट, तो ये था प्लेटो का। बहुत ही खतरनाक सोच में वो रहते थे। उनका मतलब ये था कि अगर मैथ्स नहीं तो आपके लिए अंदर प्रवेश नहीं, आप कुछ भी नहीं सीख सकते। मैथ्स आधार है जीवन का। तो यहाँ पर आंसर बनेगा प्लेटो। उनके विद्यालय में प्रवेश ही नहीं था मैथ्स के बिना। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? गणित सार संग्रह मैथ्स की बहुत बड़ी रचना मानी जाती है और इसके रचनाकार थे श्री महावीराचार्य जी। महावीराचार्य की अगर एक दो बुक और लिखना है तो ज्योतिष पटल और सतत्रिशक और ज्योतिष पटल,
ज्योतिष पटल, हालांकि ज़रूरत नहीं है, ज्योतिष से संबंधित है, वो मैथ से संबंधित है, इसलिए हमें लगा कि तुम्हें जानना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे? अगला प्रश्न बोल रहा है गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रवाह में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। तो यहाँ वो बोल रहा है कि नियमों के विरुद्ध नहीं जाना होता है। उदाहरण के अनुसार हम समझते हैं थोड़ा सा। जैसे आपको बोर्ड मास में बहुत प्यार से समझाया जाता है कि इन चीज़ों का ऑर्डर का ध्यान रखना, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस को करना। लेकिन भावनात्मक रूप से हम बह जाते हैं क्योंकि हमें काटना बहुत अच्छा लगता है। सर कहीं भी काटने को होता है ना, बस पेन चला ही जाता है, ऐसा लगता है अच्छा कुछ करने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर क्या है, 5 × 3/5 -3/5 डिवाइडेड बाय 2/5 था। ऐसा था हमारे सामने और हमारे पास ऑप्शन था इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मन बना, ये 3/5 और 3/5 एक जैसे दिख रहे हैं, इसको क्या करो, काट दो। हम भावनाओं में बह गए क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये क्या था, गणित के नियमों के खिलाफ था और आप क्या होगे, आपका आंसर नहीं आएगा, आप परेशान होगे, आप अपनी प्रक्रिया को फिर से दोहराओगे, आपको कहानी वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। तो यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो जो स्टेप्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। जैसे 90 डिग्री या समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर आप किसी को भी कर्ण एज्यूम करोगे तो आप परेशान होते रहोगे। नियमों का पालन करना होता है। इसी आधार पर कहा जाता है जो मैथ की, गणित की जो भाषा होती है वो दृढ़ होती है, वो निश्चित होती है, सभी भाषाओं से ठोस मानी जाती है क्योंकि वो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्क्रीट फॉर्म में रहते हैं, वो यूं बदलते नहीं हैं, प्रमाणित हैं, तर्क पर आधारित उन्हें कहा जाता है। तो नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूलित नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है मैथ्स बच्चों को सिखाता है कि डिसिप्लिन में रहना हमारे लिए जरूरी है। सामाजिक मूल्य नहीं, कहाँ सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य नहीं, अनुशासनात्मक जो अनुशासन है वो सिखाता है कि हमें अनुशासन में रहना चाहिए। अदरवाइज बार बार किसी चीज़ में पढ़ते रहोगे जब तक सीखोगे नहीं। तो प्रॉपर तरीके से हमें जाना चाहिए। हाँ, इधर उधर की चीज़ हमने कुछ भी नहीं बोली है, दिमाग नहीं लगाना है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है, प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। अब देखो ओपन एंडेड यहाँ पर उसने स्टेटमेंट दे दिया, ये कथन ओपन एंडेड है। अब इसकी क्या करना है, प्रूव करना है, इसको उपपत्ति करनी है इसकी कि निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु, प्रमाण या खंडन हेतु किया जा सकता है। देखो प्रमाण के लिए तो हम तब जाते जब वो कुछ डाटा देता या उस थोड़ा सा वो क्लोज रखता। अब ओपन रखा है उसने तो हम ज्ञात जो नॉलेज है उस पर नहीं जा सकते। और किसी भी उपपत्ति में जाते हैं हम तो उपपत्ति में हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में हमारे पास जो ज्ञान होता है उस पर आधारित हम प्रूव लेकर जाते हैं और हम इसे प्रूव करते हैं। दूसरा तरीका आता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में हम इसे डिक्लाइन करते हैं। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या ऐसा तो है नहीं है, हमें इसे क्या करना है, डिक्लाइन करना है। तो जाना किस पर है, अप्रत्यक्ष विधि पर। देखो इसने प्रत्यक्ष दे दिया और कितना होशियार है, 2016 में अप्रत्यक्ष नहीं दिया क्योंकि अप्रत्यक्ष के टाइप पर जाना पड़ेगा हमें। तो प्रत्यक्ष क्या होगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसमें तो प्रमाणित कर देते अपन कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर, इंफॉर्मेशन लेके स्टार्ट करते। तो प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति, वाद क्यों करेंगे हम, जो वाद विवाद है उससे नहीं हो सकता। खंडन विधि, खंडन विधि नहीं होगी। यहाँ पर कौन सी खंडन विधि होती है, आपको इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को हमने अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से। यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष विधि होती है वो 3 प्रकार की होती है। अप्रत्यक्ष विधि 3 प्रकार की होती है। एक एक करके आप लोग चाहो तो नाम लिख सकते हो। पहला होगा विरोधोक्ति, पहला होता है विरोधोक्ति। दूसरी होती है काउंटर पॉजिटिव, काउंटर
पॉजिटिव, और तीसरी ली जाती है आपकी काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं प्रत्युदाहरण। प्रत्युदाहरण और काउंटर एग्जाम्पल, इसको कंट्रोपॉजिटिव को बोला जाता है प्रतिधनात्मक। तो यहां पर क्या होगा, प्रत्युदाहरण होगा प्रति स्थिति द्वारा। प्रति स्थिति मतलब वैसी दूसरी स्थिति लेकर हम इसे क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। एग्जाम्पल लेकर हम इसे प्रूव कर देंगे। अब एक तो हिंदी इतनी खतरनाक है, किसका क्या बनेगा वो समझ में नहीं आता। हालांकि तीनों ऑप्शन हम गलत कर चुके हैं, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला होता है विरोधोक्ति। विरोधोक्ति में हम क्या करते हैं, पहला विरोधोक्ति। विरोधोक्ति में हम करते हैं जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कथन लिखा है, उसे हम मानकर चलते हैं वो सही है, और आगे ले जाके क्या कर देते हैं, उसको गलत सिद्ध कर देते हैं। और जो गलत सिद्ध करते हैं वही उक्ति क्या कहलाती है, विरोधोक्ति कहलाती है। इसे हम सही लेकर चले, जैसे दो विषम संख्याओं को जोड़कर एक विषम संख्या प्राप्त होती है, हम बोलेंगे ये सही है। और लेकर हम चलते हैं आगे, n x वगैरह लेकर चलते हैं और आगे जाके बोल देते हैं अरे ये तो सही नहीं है। तो फाइनली जो पहुंचे हम, ये जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, विरोधोक्ति हो जाता है। फिर आता है प्रतिधनात्मक। प्रतिधनात्मक में हम क्या करते हैं, हम इसी के जैसा एक स्टेटमेंट और लेते हैं और उसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं, और उसे ले जाके हम क्या कर देते हैं, गलत प्रूव कर देते हैं इसी के जैसे स्टेटमेंट को। तो इसके जैसा ही लिया तो प्रतिधनात्मक लिया, और आगे जाके क्या कर दिया हमने, उसका निषेध कर दिया। और तीसरा होता है प्रत्युदाहरण, काउंटर एग्जाम्पल। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है जब हमें कोई भी चीज़ निगलेक्ट करनी होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम जाते हैं काउंटर एग्जाम्पल पे। जैसे यहाँ बोला प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो हमने ले लिया 9, ये विषम प्राकृत संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्या है? फिर हमने ले लिया 15, फिर हमने ले लिया 21, 25, ये क्या अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, प्रत्युदाहरण लेके इसे गलत साबित कर रहे हैं। इसे कहा जाता है प्रत्युदाहरण द्वारा उपपत्ति, इस कथन की सत्यता की जांच। तो यहां होगा प्रतिस्थिति, आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ये इंग्लिश से और क्लियर हो जाता कि ये कौन सा ले रहा है। हिंदी बहुत अच्छी शायद आप लोगों की भी ना हो, लेकिन ये तीन नाम तो इसी तरह से लिए गए हैं। आपको 12th क्लास में या 11th क्लास में पेडागोजी में आप जाओगे लास्ट में एनेक्चर में, जहाँ तक है 12th क्लास में है, ये उपपत्ति दिया हुआ है, वहाँ ये सारी चीज़ें समझाई हैं। बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हमने बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब हमने ज्यामिति पढ़ाई वहाँ पर एक एक जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, उसको अलग से समझाया। लगभग 12 से 13 प्रॉपर्टी हर चतुर्भुज में बताई, और उस प्रॉपर्टीज़ के साथ में बताया हमने कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हम बता रहे हैं ये थ्योरम है, प्रमेय है, मतलब सिद्ध रूप है। इसे हम बस लाइन के फॉर्म में बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसे जब चतुर्भुज पढ़ा जाता है, समांतर चतुर्भुज पढ़ा जाता है, तब बताया जाता है कि इसका विकर्ण, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो प्रूव की जाती है थ्योरम, और वो दोनों तरफ से प्रूव की जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे थ्योरम कहा जाता है, जिसे तर्कों के आधार पर सिद्ध कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक और टर्म लिया है, अभिग्रहित, एक्सियोम लिया है। एक्सियोम, एक और होता है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट ये समझना, ये आपके एग्जाम में एमपी टेट में 2018 में ये टर्म दिखे थे, काफ़ी दिखे थे। तो एक्सियम का मतलब होता है ये पहले से प्रूव स्टेटमेंट्स माने जाते हैं, स्वयं सिद्ध या पूर्व सिद्ध जो स्टेटमेंट्स होते हैं, कथन होते हैं, उनको एक्सियम और पोस्टुलेट कहा जाता है। एक्सियम कहा जाता है ज्योमेट्री के अलावा अर्थमेटिक वगैरह में संख्याओं वगैरह को लेकर, जैसे 0 किसी में से भी घटाकर देखो तो वही संख्या वापस मिल जाती है, 0 का किसी में गुणा करो 0 हो जाता है। ये क्या लेकर चल रहे हैं हम, स्वयं सिद्ध लेकर चल रहे हैं। इनके लिए थ्योरम्स कहाँ हैं,
कहाँ इनके प्रूफ्स हैं, आपने कौन सी क्लास में पढ़े हैं प्रूफ्स इनके? तो बहुत सारे बिल्कुल हो भी सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट बीजगणित में भी हैं जहां पर हम चीज़ों को क्या लेके चलते हैं, सत्य मानकर चलते हैं। ये सत्य है, शून्य का कोई भी परिमाण नहीं, ऐसी तमाम सारी चीज़ें, तो उन्हें कहा जाता है एक्सियोम। वैसे ही यहाँ पर जैसे एक पॉइंट से एक लाइन खींची जाती है, वो पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट की ही डेफिनेशन नहीं है और पॉइंट से ज्योमेट्री चलने देते हैं, तो वो पॉइंट को क्या माना गया है, स्वयं सिद्ध माना गया है, उसे एज्यूम कर लिया गया है, ले लिया गया है ठीक से, तो वो कहलाता है पोस्टुलेट। तो ज्योमेट्री से यदि संबंधित कोई भी कथन आ जाता है जिसे स्वयं सिद्ध माना जाता है तो उसे कहा जाएगा पोस्टुलेट, ज्योमेट्री। और बाकी फिर आ जाता है तो अलजेब्रा वगैरह में आ जाएगा, उसे कहा जाएगा एक्सियोम। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित का मुख्य उद्देश्य बच्चों को जीवन में गणित लाना, बच्चों का गणितीयकरण करना, हर चीज में बच्चा गणित को ढूंढे, यहाँ तक हमें गणित को पहुंचाना है। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ठीक है कुछ लेवल तक, लेकिन मुख्य उद्देश्य नहीं है। समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ठीक है गणित के उद्देश्यों में आता है। विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना आता है गणित के उद्देश्यों में। बच्चे के चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, और बेस्ट ऑप्शन, सबसे सही ऑप्शन एनसीएफ के अकॉर्डिंग और गणित के उद्देश्यों में इन तीनों को भी सही माना जाएगा। एनसीएफ के लिए माना जाएगा बेस्ट ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में समस्या दी गई है, दूध वाला गणितीय प्रक्रिया का प्रयोग होगा। दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत करता है? सबसे पहले ज्ञान, बच्चा किसी भी ज्ञान के संपर्क में आता है, वो उस ज्ञान को क्या करता है, लेता है, याद करता है, सुन लेता है, इकट्ठा कर लेता है, फिर उसे वो सीखता है और सीखने के बाद उसका प्रयोग करता है नई स्थिति में, और प्रयोग करके नई स्थिति में क्या करता है, उसका विश्लेषण, उसको ब्रेक कर करके देखता है। ब्रेक करने का मतलब क्या है, ये आपको जो पार्ट दिया है ना, एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है, ये है यूनिटरी मेथड का। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में कितना दूध बेचता है, ऐसा कोई भी प्रश्न हो सकता था। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता, वो 10 दिन का डाटा दे रहा है, ये हमें समझना पड़ता, और 1410 लीटर वो दूध दे रहा है, दो चीज़ें अलग अलग दे रहा है, उनको अलग अलग देखा उसने, फिर वो कोशिश करेगा एक दिन का निकाले, फिर जितने दिन का चाहेगा उतने दिन का वो बता सकता है। तो समस्या को क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है। 10 दिन 1410, एक दिन इतना, जितने दिन चाहिए उतना। तो समस्या को जब ब्रेक करके हम देखते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं हम विश्लेषण पर। और अनुप्रयोग यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोध हो जाता है, तो अवबोध होगा, तो फिर अवबोध के हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो अवबोध के बाद क्या आता है, नई जो ज्ञान, नया क्वेश्चंस वगैरह हैं, नई कंडीशंस हैं, वहाँ पर उस ज्ञान का प्रयोग। अवबोध के बाद कंडीशन आती है अनुप्रयोग की, और अनुप्रयोग के बाद आती है विश्लेषण की, विश्लेषण के बाद संश्लेषण, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन। यही स्टेज थे ब्लूम के। तो आकृतियों के वर्गीकरण करने पर जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण की जो प्रोसेस है, अवबोध के बाद प्रोसेस आती है, बच्चा वर्गीकरण सीख जाता है जब वो प्रॉपर्टीज सीख जाता है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो जो चित्र हैं वो उनको देखता है, फिर दूसरे स्टेज में उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो समझता है, फिर तीसरी स्टेज में वो उनको बना पाता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को वो अलग अलग कर लेता है, और अगली स्टेज में क्या कर लेता है, उनका वर्गीकरण कर लेता है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से क्या देखा जाएगा, ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाएगा कि वो क्या कर लेगा, उनका अवबोध अगर हो जाता है, अवबोध हो जाता है, अवबोध होगा, फिर वो प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, अलग अलग करेगा। तो अवबोध के बाद प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करने की बात अगर आती तो हम यहाँ पर उस पर चले जाते, लेकिन यहाँ किसका बोल रहा है, वो वर्गीकरण का ऑप्शन दे रहा है। तो अभी अपने लिए सबसे सही ऑप्शन क्या है, वो वर्गीकरण करना सीख जाएगा, वो सभी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करना सीख गया है, बोध हो गया उसको।
गणित में अभ्यास कार्य, गणित में अभ्यास कार्य ये आपको पिछले सेशन में भी समझाया जा चुका है कि गणित का जो अभ्यास कार्य होता है या आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने की जब सलाह दी जाती है तो उसका जो खास उद्देश्य होते हैं वो होते हैं आपकी एक्यूरेसी, आपकी जो एक्यूरेसी हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षता में सुधार करना, आपकी स्पीड को बढ़ाना, आपके ज्ञान को सॉलिड फॉर्म में, कॉन्क्रीट फॉर्म में स्थापित करना, जिससे आप नई चीज़ें अपने दिमाग में बनाकर स्थापित कर सको, सिंथेसिस करने की स्थिति में पहुंच सको, तब जाकर आपका मूल्यांकन या आपका पेपर हो बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद। तो विषय की समझ विकसित करना एक छोटा उद्देश्य हो सकता है, सिद्धांत को लागू करने की योग्यता में वृद्धि करने में एक छोटा सा उद्देश्य, अधिगम के स्थानांतरण में वृद्धि करने में एक छोटा सा उद्देश्य, समस्याओं के हल करने की गति में वृद्धि, गति में वृद्धि मतलब उसकी स्पीड अप करना, और अभ्यास का ये मुख्य उद्देश्य माना जाता है, स्पीड में वृद्धि। अब चले हम नेक्स्ट, अगला, विषय वस्तु का मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। तो विषय वस्तु का मूल्यांकन यदि हमें करना है, इवैल्यूएशन हमें करना है, तो वो किस पर आधारित होना चाहिए। वार्षिक बाह्य परीक्षा, आंतरिक और बाह्य परीक्षा। तो यहाँ पर दो परीक्षाएं हैं, दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दिया जाए कि यदि विषय वस्तु का मूल्यांकन, सब्जेक्ट का यदि मूल्यांकन करना है तो हमें क्या करना चाहिए। बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन अपन समझें। आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है। आंतरिक मूल्यांकन होता है जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं, बच्चों के मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम होता है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, तो वहाँ बच्चों का आंतरिक मूल्यांकन चलता है स्कूल के अंदर। और इसी में बच्चों से बोला जाता है कि आपके इतने मार्क्स यहाँ जुड़ेंगे, इतने मार्क्स यहाँ जुड़ेंगे, इतने मार्क्स आपके यहाँ जुड़ेंगे। तो वो मूल्यांकन का ऐसा हिस्सा है जो बच्चों को अलाउ करता है कि आज परफॉर्मेंस नहीं सुधरी, कल सुधार लेना, परसों सुधार लेना, तमाम मौके बच्चे के पास परफॉर्मेंस को सुधारने के होते हैं। तो ये लगातार चलता रहता है जो आंतरिक मूल्यांकन है। फिर आता है बाह्य मूल्यांकन या बाह्य परीक्षण। बाह्य परीक्षण किसके लिए ज़रूरी होता है। बाह्य परीक्षण में मुख्य तौर से आ जाती हैं जो फाइनल एग्ज़ाम होती हैं, उसे हम बोल सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होती हैं उसे हम बोल सकते हैं, जो किसके लिए होती हैं, जो डिग्री के लिए होती हैं, डिप्लोमा के लिए होती हैं। जो फाइनल एग्ज़ाम हैं ये उनके लिए फाइनल एग्ज़ाम या बाह्य परीक्षाएं ली जाती हैं, और बाह्य परीक्षाएं भी ज़रूरी हैं और आवश्यक हैं। तो आंतरिक परीक्षाओं के साथ में बाह्य परीक्षाओं का भी इम्पोर्टेंस होता है जब हम विषय वस्तु के मूल्यांकन की बात करते हैं। दोनों आवश्यक होते हैं, इसलिए दोनों के रिजल्ट को मिलाकर बच्चों का फाइनल का रिजल्ट बनता है। तो यहाँ अपना आंसर बनेगा आंतरिक और बाह्य दोनों परीक्षण। जब औपचारिक नहीं हो बहुत ज़्यादा तो आंतरिक परीक्षण हमारे लिए अच्छा होता है। जो औपचारिकताएं हैं वो बाह्य परीक्षण में बहुत ज़्यादा होती हैं, बच्चों में दबाव आता है, प्रेशर आता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस की उसमें बात आ जाती है कि परफॉर्मेंस आपको देना है। इस हिसाब से ये गलत माना जाता है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, और हमें उम्मीद है कि इसमें कुछ नई चीज़ें हम आप लोगों के ज्ञान में ऐड ऑन कर पाए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और आप अच्छे कंटेंट के लिए जुड़े रहें और हम कोशिश करेंगे नई अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। नया तो हम मैथ नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, वो आपके हम रिवीजन करवा दें और आपके एग्ज़ाम के पास में आपके बहुत काम आए। तो फिलहाल इस सेशन में हम इतना रखते हैं, बहुत जल्दी वापस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नंबर 18 के साथ में। तो फिलहाल के लिए राम राम, धन्यवाद।